साथियों नमस्कार, बिट्टू बोल रहा हूँ। दोस्तों आज जो हम चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। क्लास 9th का एनसीईआरटी का मैं सीरीज़ जो है करा रहा हूँ, आप सभी को पता है। और इसके पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया है। तो क्लास 9th, एक मिनट दोस्तों, तो क्लास 9th का जो केमिस्ट्री वाला स्टार्टिंग का जो 4 चैप्टर है ना, 1 से लेकर 4 तक, उसको मैंने जो है कवर करा दिया है। आप इसी चैनल पे देखेंगे कि 1 घंटे 49 मिनट का वीडियो है और बहुत अच्छे से उस चीज़ को हमने देखा है। अब जो चैप्टर नंबर 5 है वो बायोलॉजी था, और जो सबसे पहला चैप्टर था वो सेल था। तो मैंने उसको एक सेपरेट एक वीडियो में जो है 40-45 मिनट का वीडियो है उसमें कवर किया है। अब हम चैप्टर नंबर 6 को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है दोस्तों, अभी हम दोनों एक्चुअली क्या है, इस दोनों में मतलब ये 4 चैप्टर और ये एक 5 चैप्टर, पाँचों चैप्टर को मैंने PYQs के साथ कराया है। तो आप उसको देखिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर उससे जो है मदद मिलेगा। और आप सभी को पता है कि टेंटेटिव डेट मतलब BPSC का जो है डेट फिक्स हो गया है, और वो है 25 अक्टूबर। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि इस चैनल पे हम बहुत सारी चीज़ों को कराएंगे। सबसे पहले मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 9th और 10th की एनसीईआरटी ऐसी है कि BPSC में अगर 30 सवाल आते हैं तो 30 में से 26 से 27 सवाल आप सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी से कर सकते हैं। और इस चीज़ को मैंने एनालिसिस किया भी है। जो BPSC APO का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि 9th एनालिसिस किया हुआ है, मेरा वीडियो है ऑलरेडी, जाके आप देख सकते हैं इसी चैनल पे, कि 9th और 10th की एनसीईआरटी से जो 30 से 32 सवाल APO में पूछे गए थे, मैंने सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी से के मदद से मैंने सॉल्व किया है। और 27 सवाल, ऑलमोस्ट 27 से 28 सवाल हम सॉल्व कर पाए थे। 3-4 सवाल ऐसे थे जिसके लिए हमें 11th और 12th के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स को देखने की ज़रूरत है। तो अब क्या है कि हम जान गए हैं कि 11th और 12th के कौन से सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिनसे सवाल BPSC फ्रेम करता है। 11th-12th के सारे चैप्टर्स को वो नहीं पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग 9th को कवर करें, उसके बाद 10th को कवर करेंगे, और फिर 11th और 12th के सेलेक्टेड चैप्टर्स को कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ मैं हिस्ट्री को के नोट्स वगैरह भी जो है, हिस्ट्री को भी हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। तो जितना हो पाएगा टिल डेट हम लोग कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बहुत ही इजी और लेम लैंग्वेज में इनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको पता ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है पहले ही, ताकि हमें अननेसेसरली बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना ना पड़े और बर्डन जैसा ना लगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बात करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, उसके अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो हम कह सकते हैं कि सेल होता है। बहुत सारे सेल से मिलके बनता है क्या, टिश्यूज़, और बहुत सारे टिश्यू से मिल के बनता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिल के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक, और फिर उस ऑर्गन सिस्टम से तैयार होता है एक ऑर्गेनिज्म। तो ये अगर चीज़ें क्लियर हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब हमें थोड़ा सा इधर इस पे देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू, मतलब बहुत सारे सेल्स जब एक साथ मिलते हैं तो उसको टिश्यू कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म्स अ टिश्यू। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है, याद रखना, एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। मतलब टिश्यू में क्या होते हैं, टिश्यू में जो सेल होगा वो एक ही टाइप का होगा। एक टिश्यू में 2-3 प्रकार के सेल नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो याद रखना दोस्तों, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके अंदर के सेल का ग्रोथ हमेशा होते रहता है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है, अगर टिश्यू की बात करें तो 2 टाइप में क्लासीफाई है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं, और परमानेंट टिश्यू, है ना।
जो कि क्या होता है कि एक समय के बाद वो ग्रोथ करना बंद कर देता है, और आमूमन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर परमानेंट टिश्यू जो है डेड होता है, ज़्यादातर परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों, पहले तो एक और चीज़ आप जान लो एडिशनल, कि स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टोलॉजी। ठीक, ये क्लियर है। अब हम बात करें दोस्तों कि जो टिश्यूज़ होता है, पहले तो टिश्यू का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि टिश्यू जो है वो बेसिकली ब्रोडर वे में दो प्रकार में डिवाइडेड है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक, और फिर दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब एक एक करके देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कहाँ मिलता है। बहुत डिटेल में नहीं करेंगे कि इसको हम एज ए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अगर बहुत डिटेल में समझाने जाएंगे तो फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना समय आपके पास भी नहीं है। तो काम की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं मिला जुला के। तो टिश्यू दो टाइप में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम बात करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत क्या होती है, तो यहाँ पे जो सेल होता है दोस्तों वो डिवाइड होते रहे थ्रू आउट द लाइफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, जो सेल होता है वो हमेशा डिवाइड होते रहता है थ्रू आउट द लाइफ, है ना, जब तक वो जीवित होते हैं। तो थोड़ा सा समझते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। यहाँ पे आप देखिए ये क्या कह रहा है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑक्योर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑक्योर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, एंड दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम क्या कहते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू कहते हैं। और ये डिवाइडिंग टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट के हर पार्ट्स में नहीं होते, याद रखना। कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ये जो सेल्स होते हैं वो जो है होते हैं, और वो वहाँ पे हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, मतलब प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो कहाँ कहाँ मिलेगा, अगर हम बात करें कि क्या पोजीशन है, अगर हम बात करें कि क्या पोजीशन है डिवाइडिंग टिश्यू का या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, तो पोजीशन आप यहाँ देख सकते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम में मिलता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में मिलता है, और लैटरल मेरिस्टेम में मिलता है। मतलब यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बता रहा है। देखिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या है, लोकेशन है प्लांट बॉडी में। अब एक एक करके हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम जो दोस्तों होता है वो प्रेजेंट होता है द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट। ग्रोइंग टिप ऑफ कहाँ, स्टेम के ग्रोइंग टिप पे। दोस्तों ये पूरा बॉडी का पार्ट जो है वो स्टेम ही तो है, तो ग्रोइंग टिप सबसे टिप पे जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम मिलता है। इससे याद रखना है एपिकल, एप मतलब अप मतलब सबसे ऊपर, टिप। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एपिकल मेरिस्टेम वहाँ मिलता है। अब ये क्या कर रहा है, एंड इंक्रीज द लेंथ। ये करता क्या है एक्चुअली में, तो लेंथ ऑफ द स्टेम को इंक्रीज करता है और रूट के लेंथ को इंक्रीज करता है। गर्थ ऑफ द स्टेम को भी बढ़ाता है। गर्थ मतलब इसका जो ये होता है चौड़ाई, जो होता है पेड़ का चौड़ाई जो होता है उसको गर्थ बोलते हैं। तो गर्थ को बढ़ाने का काम करता है ना। और गर्थ किसका, स्टेम का, रूट का इंक्रीज करता है। कौन, जो है एपिकल मेरिस्टेम। अब एक है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की बात करें, इसमें क्या बहुत कम दिया है, हाँ सॉरी, ये कह रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है दोस्तों कि ये टिप ऑफ द स्टेम और रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हम बात करें थोड़ा सा लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है, आप देख सकते हैं लेटरल मेरिस्टेम जो होता है साइड्स ऑफ स्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स पे होता है। ये जो आप रूट देख रहे हैं और साइड ऑफ स्टेम देख रहे हैं, ये यहाँ पे होता है अपने पास लेटरल मेरिस्टेम। और ये क्या करता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट को इंक्रीज करता है ना। रूट मैं पहले थोड़ा गलत बता दिया था, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट को इंक्रीज करता है लेटरल मेरिस्टेम, है ना, जिसको कैम्बियम भी कहते हैं। अब थोड़ा आते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये क्या होता है दोस्तों, ये प्लांट के नोड्स पे प्रेजेंट होता है। जहाँ से आप देखिए एक नया, है ना, एक पत्ता निकलता है या एक नया टहनी निकलता है, तो इसको हम लोग इसके बीच के, ये टहनी और ये टहनी के बीच के एरिया को हम लोग नोड कहते हैं। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड। नोड के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, नोड्स और इंटर नोड्स, मतलब जहाँ से पत्ता निकलता है। सपोज दैट कि ये पत्ता यहाँ से निकला तो ये नोड्स हो गया और ये इंटर नोड्स हो गया ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ मिलता है, नोड्स और इंटर नोड्स में मिलता है। और ये लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ में मदद करता है, पेड़ की लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ में मदद करता है।
अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, सवाल यहीं से बनता है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, टिप ऑफ द स्टेम और रूट्स को बढ़ाता है, ठीक। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है कि गर्थ को बढ़ाता है, स्टेम और रूट के गर्थ को बढ़ाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, ये नोड पे प्रेजेंट होता है ना, और लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ में मदद करता है, लॉन्जिट्यूडनल, पेड़ की लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ में मदद करता है, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इसके सेल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोज वॉल्स होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, लेकिन दोस्तों इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होता, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। आमूमन हमने ये पढ़ा था कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल में प्लांट में बहुत बड़े होते हैं और एनिमल में छोटा होता है, लेकिन प्लांट की ही बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या दोस्तों, टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। तो दोस्तों अब हम परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। ये एक मैच्योर टिश्यू होता है। अगर कोई पूछे कि परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि ये मैच्योर होता है, ठीक है, और ये तो जीवन भर डिवाइड होते रहता है। कौन सा, ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू की बात करें दोस्तों, तो परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप में डिवाइडेड है। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वेयर इज कॉम्प्लेक्स, जाइलम और फ्लोएम, हाँ, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये याद रखना है कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड होता है, और एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप यही स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा ये सब पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स में आप जाइलम और फ्लोएम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम परमानेंट टिश्यू के बारे में जानते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है ना दोस्तों, ये डेड हो सकता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू, दिस प्रोसेस टेक अप द परमानेंट शेप, साइज एंड, ये क्या कह रहा है कि जब एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, दे टेक अप, देखिए व्हाट हैपेंस टू द सेल फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, एक समय के बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाता है, ठीक है, वो अपने एबिलिटी टू डिवाइड को लूज कर देता है। एज ए रिजल्ट वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये भी पूछ सकता है कि जब कोई सेल या टिश्यू परमानेंट शेप और साइज ले लेता है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। और यही जो है डिफरेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस, और इसी डिफरेंशिएशन की वजह से वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू जो है क्रिएट होते हैं। समझिए इस बात को, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि परमानेंट टिश्यू दो टाइप में डिवाइडेड है। तो ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेनकाइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल। ये कह रहा है कि जो पैरेनकाइमा जो दोस्तों होता है, ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स, ये कह रहा है कि जो एपिडर्मिस होता है ना, उसके नीचे कुछ सेल्स होते हैं, उसके नीचे क्या होता है, लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, है ना। और जो सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको हम पैरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेनकाइमा कहते हैं। इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स, दे आर लिविंग सेल। ये याद रखना है, ये कैसा होता है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि पैरेनकाइमा जो होता है वो लिविंग सेल्स होता है, लूजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। लूजली अरेंज होगा तो स्पेस बिटवीन द सेल्स होगा, इंटरसेलुलर स्पेस दोनों में होगा, है ना। और दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड। और ये क्या काम करता है, अगर आपसे कोई पूछे कि पैरेनकाइमा का क्या काम है, तो हम कहेंगे कि ये जनरली फूड को स्टोर करने का काम करता है। याद रहेगा इतना। तो पैरेनकाइमा के बारे में हमने जाना। आगे बढ़ते हैं कि इन सम सिचुएशन में हर बार इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में, इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। अगर मैं कहूँ कि पैरेनकाइमा के पास हमेशा क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन जब, मतलब ऐसे ही पैरेनकाइमा जिनके पास क्लोरोफिल जब होगा, किसी किसी सिचुएशन में क्लोरोफिल इनके पास होता है, अगर जब इनके पास क्लोरोफिल होगा तो उस केस में ये अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। और जब पैरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तब हम उस पैरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा कह देते हैं। याद रहेगा, तब उसको हम क्या कह देते हैं,
क्लोरेन काइमा कह देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैराकाइमा। अब देखो कुछ पैरेनकाइमास होते हैं ना, जैसे कुछ इक्वेटिक प्लांट्स है, इक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो पैरेनकाइमा होता है उसमें बहुत ज़्यादा एयर भरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, एयर भरा हुआ होता है, ताकि वो आसानी से फ्लोट हो सके। तो ऐसे पैरेनकाइमा को दोस्तों हम एरेनकाइमा भी कहते हैं। याद रखना है, बहुत ही आसान है। मैं कह रहा हूँ कि अपने पास सिंपल परमानेंट टिश्यू में है पैरेनकाइमा। अब ये पैरेनकाइमा क्या होता है कि जब इसके पास क्लोरोफिल होगा तो हम कहेंगे ये अपना खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, तो इसको हम कहेंगे क्लोरेनकाइमा। कोलेनकाइमा नहीं, याद रखना, क्लोरेनकाइमा है ना, क्लोरेनकाइमा कहेंगे। और जब इस पैरेनकाइमा के अंदर एयर, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें एयर ज़्यादा होता है ताकि वो फ्लोट कर सके, उस केस में हम इसको कहते हैं एरेनकाइमा। क्या कहते हैं दोस्तों? एरेनकाइमा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। कब? जब ये इसके पास ये फोटोसिंथेसिस करेगा, हर बार नहीं करता है, कभी कभी, और इसके पास एयर होगा तो एरेनकाइमा। याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो टिश्यू होता है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके अगर टिश्यू के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आता है, मतलब ये इतना लचीला होता है। कई बार आप देखेंगे कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जो होते हैं बहुत लचीला होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो दोस्तों ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो एक परमानेंट टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं कोलेनकाइमा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कोलेनकाइमा के वजह से होता है। और दोस्तों ये जो कोलेनकाइमा होता है वो लिविंग सेल्स होता है। याद रखिएगा, मैंने कहा था कि परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट या कॉम्प्लेक्स परमानेंट में ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ में लिविंग्स होते हैं। तो कोलेनकाइमा में जो होता है वो लिविंग सेल्स होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। एक मिनट थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है। क्लास ले रहे हैं। हाँ ठीक है, तो यूनिवर्स को जिंदा कौन रखता है? एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? कोलेनकाइमा के बारे में बात कर रहे थे कि ये लिविंग सेल्स होता है। कोलेनकाइमा के बारे में थोड़ा सा और अगर मैं बता दूं तो ये देखो क्या कह रहा है कि बेंडिंग, और जैसे देखिए आपने टेंड्रिल्स वगैरह देखा होगा, टेंड्रिल्स, तो वो बैंड हो जाता है, वो कोलेनकाइमा की वजह से हो पाता है। क्लाइंबर जो होते हैं बिना टूटे बैंड हो जाते हैं, वो किसकी वजह से? कोलेनकाइमा की वजह से। मतलब आप कह सकते हैं कि कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, किस चीज़ को? प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग, मैंने जैसे पहले बताया कि लिविंग होता है, एलोंगेटेड होता है, तो इतना नहीं याद रखना है। और बहुत कम इंटरसेलुलरी स्पेस होता है, मतलब दो सेल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है। ठीक है, जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक में देखा था कि ज़्यादा स्पेस होता है, लेकिन इसमें कम स्पेस होता है। तो कोलेनकाइमा समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, कि क्या होता है। क्लोरेनकाइमा समझ में आया। देखिए क्लोरेनकाइमा अलग है, कोलेनकाइमा अलग है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। सवाल यहीं से पूछेगा, और जब पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्लोरेनकाइमा क्या है, एरेनकाइमा क्या है ना। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, मतलब जो कोलेनकाइमा होता है ना, उनके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, ये चीज़ याद रखना है। इलास्टिसिटी समझ रहे हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीले होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब हम थोड़ा सा आते हैं, एक और हमारे पास परमानेंट टिश्यू है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये क्या करता है? ये प्लांट को हार्ड और स्टीफ बनाता है। स्टीफ मतलब हार्ड जैसा ही होता है, जैसे अकड़न, बहुत मजबूत होता है। तो आपने हस्क ऑफ कोकोनट देखा होगा, कोकोनट के बाहर की जो परत होती है ना, जिसको खूजा वगैरह कहते हैं, तो इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमाटोस टिश्यू। ये स्क्लेरेनकाइमाटोस टिश्यूज बना होता है, और इसके जो दोस्तों सेल्स होते हैं ना, वो डेड होते हैं। अब ये याद रखना है कि स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा को जो सेल्स होते हैं वो दोस्तों डेड होते हैं। याद रहेगा? ओके वेल, तो ये चीज़ें हमारे पास थी। अब हम, अगर हमसे कोई पूछेगा कि पैरेनकाइमा के सेल्स कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूँ। पैरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं दोस्तों वो लिविंग होते हैं। कोलेनकाइमा के सेल्स वो भी लिविंग होते हैं, लेकिन ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है दोस्तों, इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। याद रखना है। तो ये कहाँ मिलेगा? हस्क ऑफ द कोकोनट। और ये याद रखना है, ये क्या होता है? ये लॉन्ग एंड वाल्स आर थिकेंड। इसके जो वाल्स होते हैं ना वो थिकेंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लिग्निन। ये याद रखना है, लिग्निन क्या होता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है, जो सरफेस होती है वो हार्ड होती है और रफ होती है। आगे बढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल जो होता है ना, उसको
एपिडर्मिस कहते हैं दोस्तों। एपिडर्मिस क्या होता है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल्स का, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना सेल्स का, अगर सेल है तो आउटर मोस्ट जो लेयर होगा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा सेल्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इपिडर्मिस कहते हैं। और ये इपिडर्मिस जो होता है ना, यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द इपिडर्मिस में बी थिकर सिंस। तो इपिडर्मिस जो ड्राई हैबिटेट वाले प्लांट है उसमें इपिडर्मिस जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, ताकि पानी उसमें से आसानी से ना निकल सके, पानी उसमें एवापोरेट ना हो सके, और जो है पानी का जो है क्रिटिकल लॉस ना हो सके। द एंटायर सर्फेस ऑफ प्लांट हैज आउटर कवरिंग इपिडर्मिस। धरती पे जितने भी प्लांट होते हैं आउटर कवरिंग इपिडर्मिस होता है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इपिडर्मल सेल ऑन द, आगे क्या कह रहा है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे क्या होता है, जो इपिडर्मिस होता है ना उसके ऊपर क्या होता है कि वैक्सी सरफेस होता है ना, मोम जैसा चीज़ चिपका होता है। अब मोम जैसा चीज़ एक आप झिल्ली जैसी परत समझ सकते हैं, वो पानी को बाहर निकलने नहीं देता है, और पानी को बाहर नहीं निकलने देगा तो प्लांट के लिए पानी लंबे समय तक मिलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर चलते हैं। अब आपको एस्टोमाटा वगैरह के बारे में पता ही होगा दोस्तों। तो एस्टोमाटा क्या होता है, दिस पोर्स, देखिए क्या है, कह रहा है कि ऑफन वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन इपिडर्मिस ऑफ द लीफ। जो लीफ होता है ना उसके ऊपर जो इपिडर्मिस होता है, जो बाहर वाला लेयर होता है, उस पर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। और जो उसके अंदर होता है उसको एस्टोमाटा कहते हैं। तो एस्टोमाटा आर इनक्लोज बाय 2 किडनी शेप। अगर ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर एक पोर्स है, तो वहाँ पे 2 किडनी टाइप के बीन्स जैसे होते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल क्या करता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है, एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है, और O2 जो है बाहर फेंकने का काम करता है। और ये लोग वाटर वेपर को भी जो है क्या करते हैं, वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में जो है बाहर फेंकने का काम करते हैं। और ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, इस एस्टोमाटा के थ्रू होता है, ये ध्यान रखना है, एस्टोमाटा के थ्रू होता है। गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वाटर वेपर का बाहर जाना, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स। जो हमने अभी कहा था लीफ का इपिडर्मल सेल्स, जहाँ पे हमें क्या मिलता है, एस्टोमाटा मिलता है। अब ये कह रहा है कि इपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स वोज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। जो रूट्स का इपिडर्मल सेल्स होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स। अब उन इपिडर्मल सेल्स के पास क्या होता है, लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं। जनरली क्या करता है, ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ताकि पानी जो है यहाँ ज़्यादा वो रूट्स ले सके और प्लांट को ज़्यादा पानी पहुँच सके। तो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इनके पास क्या होता है, हेयर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, ठीक, इपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स के पास, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है दे ऑल्सो हैव ए सब्सटेंस। ये क्या कह रहा है कि in the outer layer of a branch of it is different from our outer layering. As a plant grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. Strip of the meristematic located in the cortex form a layer of the capillary arranged without intercellular. They also have a substance called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water. अब देखो ये क्या कह रहा है कि इनके पास क्या होता है, एक सबरीन जैसी चीज़ होती है जो कि इम्परव्यूज करता है गैसेस एंड वाटर को लेकर, ठीक है। ओके, ये तो हो गया। अब आते हैं दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक दोस्तों हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को जो है पढ़ लिया है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। पैरेनकाइमा ये इसमें लिविंग सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा में डेड सेल्स होता है, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, है ना, इसके पास भी डेड सेल्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोलेनकाइमा के पास लिविंग सेल्स होता है और स्क्लेरेनकाइमा के पास डेड सेल होता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा, तो ये चीज़ें याद रखनी है। लिग्निन ये भी याद रखना है, तो क्लियर है। अब तो हमने सिंपल, देखो टिश्यू 2 टाइप में डिवाइडेड होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक हमने खत्म कर दिया था। परमानेंट 2 टाइप के फर्दर होते हैं, है ना, एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो हमने सिंपल खत्म कर दिया, अब कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को पढ़ेंगे दोस्तों, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप
नहीं देख पाते। मैंने अपलोड किया है 4 चैप्टर्स एक साथ, तो आप जाके देखिए व्यूज़ कितने देखे गए हैं, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है। फिर भी पता नहीं, फिर लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे क्वालिटी का कंटेंट नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो तुम्हें पढ़ना नहीं है दोस्त, जब तुम दोगे 5,000 10,000 कहीं, फिर तुम्हें इससे बकवास चीज़ें मिलेंगी और तुम उसको पढ़ोगे ज़्यादा एफर्ट डाल के। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ, ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ, ये जितने भी टिश्यूज अभी हम देखे थे ऑलमोस्ट वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप ऑफ सेल्स के बने थे, लेकिन विच लुक ईच अदर, सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट। जो एक जैसे सेल से बने होते हैं उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं वो एक या एक से अधिक टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। याद रखना है, जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होता है ना, वो एक या एक से अधिक टाइप ऑफ सेल से बना होता है, और ये सारे ही सेल्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करके कॉमन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम, जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है। एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब बात करें कि जाइलम के पास क्या क्या होता है दोस्तों। तो जाइलम की बात करें तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये क्या होता है, क्यों होता है, हमें ये ध्यान नहीं रखना है, बस हमें याद रखना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैरेन्काइमा जो होता है वो फूड को क्या करता है दोस्तों, स्टोर करता है। आपको बता दें कि जाइलम का क्या काम होता है, वाटर पहुँचाना, और फ्लोएम का काम होता है फूड और मिनरल्स को पहुँचाना। ठीक है, तो एक वेसल्स होते हैं, एक नली जैसी चीज़ें होती हैं, ये थिक वॉल्स होता है, एंड मेनी आर डेड सेल्स। इसमें बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है, और ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। वर्टिकल मतलब समझ रहे हैं ना, पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है, जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव टू द फंक्शन। तो ये जाइलम क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। जाइलम की मैं बात करूँ तो ये वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को पहुँचाने का काम करता है। इसके पास ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा जैसी चीज़ होती है, जाइलम फाइबर जैसा चीज़ होता है। तो ये याद रखना है कि ट्रैकेट्स जो होता है वो डेड होता है, वेसल्स भी डेड होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल होता है जो कि फूड को स्टोर करने का काम करता है। अब थोड़ा सा हम लोग फ्लोएम पे आते हैं कि जो फ्लोएम होता है दोस्तों, ये 5 टाइप ऑफ सेल से बना होता है, जैसे सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। वहाँ जाइलम पैरेन्काइमा था ये। अब ये क्या कह रहा है कि ये सभी डेड होते हैं, याद करना है तो ये याद रख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में सब डेड होते हैं और जाइलम में सब डेड होते हैं एक्सेप्ट पैरेन्काइमा। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स के अलावा बाकी सब डेड होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स के अलावा बाकी सब क्या होते हैं, डेड होते हैं। आई एम सॉरी थोड़ा सा हम गड़बड़ हो रहा है। जो फ्लोएम फाइबर्स होता है ना वो डेड होता है, वो डेड होता है। इसके अलावा बाकी जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। इस चीज़ को क्लियर करना है। देखो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ दोस्तों। जो जाइलम होता है ना, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादातर इसमें डेड होते हैं। जाइलम के अंदर ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, जाइलम पैरेन्काइमा। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है जो फूड स्टोर करने का काम करता है, ये लिविंग सेल्स होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप फ्लोएम के बारे में पूछेंगे, जगह नहीं है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सारे लिविंग होते हैं लेकिन सिर्फ एक डेड होता है और वो है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ थी। तो फ्लोएम फाइबर्स के अलावा जो बाकी होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं और फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है। ओके, तो हमने ये अभी तक ख़त्म कर लिया है। हमने जो है प्लांट टिश्यू को ख़त्म कर लिया है। अब हम आते हैं जो इससे भी ज़्यादा, देखो प्लांट टिश्यू से तो सवाल पूछता ही और जिस साल पूछ देता है वो कोई नहीं बना पाता है, लेकिन एनिमल टिश्यू से तो पूछता है और बच्चे इसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ने का काम करते हैं, तो इसको हम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब हम लोग आते हैं एनिमल टिश्यू पे दोस्तों। ठीक है, एनिमल टिश्यू क्या होता है, तो व्हेन वी ब्रीथ वी एक्चुअली फील, आप इसको थोड़ा सा एक बार देखिए कि क्या होता है एनिमल टिश्यू। When we breathe we can actually feel the movement of our chest, how do these body parts and all that। तो ये देखो क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा इसमें बहुत ना पढ़ के, क्योंकि समय का अभाव है, इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। ये बात सही है।
देखो अब ये क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म, कि कौन सा टिश्यू कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, उस बेस पे हमने एनिमल टिश्यू को क्लासिफाई किया है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यूज के क्लासिफिकेशन है, एपिथेलियल टिश्यू ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है टिश्यू। एनिमल टिश्यू को जो है ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। दोस्तों जो ब्लड होता है ना वो एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, और मसल्स जो होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये याद रखना है, सिंपल सा बात है। एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू भी देखो कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, ये याद रखना है पहले तो, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, इसमें बाकी बहुत सारा लेयर नहीं होता, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। और ये क्या करता है, ये कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है बॉडी, एनिमल ऑफ द बॉडी, और इसी को हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन, ये ऑर्गन को कवर करने का काम करता है, और कैविटीज को विद इन द बॉडी। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो क्या होता है, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, ये याद रखना है, पूछ लेता है एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल। स्किन में जो होगा टिश्यू उसको हम कहेंगे एपिथेलियल, और द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग अल्वेलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये टाइटली पैक्ड होता है और कंटिन्यूस शीट होता है, याद रखना है, टाइटली पैक्ड और कंटिन्यूस टिश्यू शीट होता है। नो इंटर सेलुलर स्पेसिस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि वो कहाँ मिलता है, ठीक है। अगर इतना डेप्थ में जाके पूछेगा तो कोई मतलब नहीं है, फिर वो नीट लेवल का सवाल हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ओके ओके, और कुछ है इसमें पढ़ने लायक? ये क्या करता है, एपिथेलिया जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑब्वियस सी बात है, वाटर वेपर बॉडी से जब रिलीज होता है स्वेट के फॉर्म में, तो इसको मदद करने का काम करता है, इसका फंक्शन कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एपिथेलियम। अब देखो क्या है, ये क्या कह रहा है कि देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखो क्या होता है कि जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, या जो हम अभी पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू, ये फर्दर भी डिवाइडेड होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, तो ये फर्दर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। शेप के आधार पर इन्होंने इसको फर्दर हमने बांटा है कि एक हो जाएगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, और एक हो जाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक। सॉरी एक मिनट, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। अब ये क्या कह रहा है, देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सिंपल टिश्यू जो होता है ना, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, वो फर्दर जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। उसको एक एक करके हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ दोस्तों, है ना। अभी तक हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कहाँ कहाँ पहले तो मिलता है, इस आधार पे हमने डिवाइड किया उसको सिंपल एपिथेलियल में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और फिर है कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। जैसे मैंने आपको कहा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, लेकिन कंपाउंड वाला जो होता है, एक्सेप्शन होता है, ये मल्टी लेयर सेल होता है, ठीक है, मल्टी लेयर सेल होता है। अब हम अगर फर्दर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो सिंपल जो है ना वो शेप के आधार पे फर्दर वो क्या है कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या 3 टाइप के होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो शेप के आधार पे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है देखो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड एक्वेमस और कॉलमनर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होता है, स्क्वैमस, वो इसको एक ही हम लोग मानते हैं। तो बेसिकली मैं 3 इसलिए कह रहा था, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ठीक है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्वैमा मीन्स स्केल, है ना, स्केल, ऐसे स्केल्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं ऐसे स्केल्स देखने को मिल रहे हैं।
एक एक करके इसको खत्म करते हैं दोस्तों। सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली क्या होता है, थिन होता है एंड फ्लैट होता है और डेलिकेट लाइनिंग होती है, बहुत ही नाजुक होता है। हमारे पास जो ओसियोफेगस वाला जो एरिया होता है और जो लाइनिंग ऑफ द माउथ होता है वो स्क्वेमस इपिथेलियम से कवर होता है, याद रहेगा स्क्वेमस इपिथेलियम। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स। एक ही टाइप ऑफ सेल्स होता है ना, लेकिन ये कह रहा है कि स्किन एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत सारे लेयर में होते हैं ताकि वेयर एंड टियर को प्रिवेंट कर सके। जैसे कट लग गया तो डायरेक्ट खून ना आ जाए, है ना, तो बहुत सारा लेयर होता है उसमें। सिंस दे अरेंज इन ए पैटर्न ऑफ लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स में अरेंज होते हैं, इसीलिए दोस्तों इस इपिथेलियम को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल रहेगा तो स्क्वेमस कहेंगे, वही बहुत सारा लेयर वैसे ही टाइप में बहुत सारा लेयर को हम लोग अरेंज कर देंगे तो उसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम कहेंगे। वेयर ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अक्योर्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, tall epithelial cells are present and this columnar meaning pillar like epithelium facilitates movement across the epithelial barrier। अब ये कॉलमनर क्या होता है दोस्तों, कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अक्योर एज द इनर लाइनिंग ऑफ द इनर लाइनिंग में जो इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है ना, तो वहाँ पे टॉलर इपिथेलियल जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और कॉलमनर का मतलब होता है पिलर लाइक, है ना, तो पिलर लाइक जैसे होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है कि इस तरह पिलर लाइक होते हैं, देख रहे हैं आप ये इस तरह है पिलर लाइक, क्योंकि चीज़ों को इनको एब्जॉर्ब करना होता है। तो दिस टाइप ऑफ कहाँ गए, हाँ, तो ये क्या करता है, एपिथेलियल फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये कहाँ मिलेगा तुमको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैव सीलिया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और सीलिया क्या करता है, पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। दिस टाइप ऑफ इपिथेलियम इज द सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। अब सिलिएटेड कॉलमनर क्या होता है, जिसमें सीलिया होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं क्यूबोइडल पे। हमने स्क्वेमस देख लिया, हमने स्ट्रेटिफाइड देख लिया, ठीक है, हमने कॉलमनर देख लिया। अब आते हैं क्यूबोइडल पे। क्यूबोइडल क्या होता है दोस्तों, तो क्यूबोइडल इपिथेलियम की अगर हम बात करें तो ये क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, क्यूब टाइप सेल्स होते हैं, आप देख सकते हैं क्यूब टाइप सेल्स होते हैं। और ये कहाँ मिलेगा, लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इपिथेलियल सेल ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन ऑफ ग्लैंड सेल्स। तो इपिथेलियल क्या होता है ना, एक स्पेशलाइजेशन टाइप ऑफ सेल्स होता है जिसको हम लोग ग्लैंड सेल्स भी कहते हैं। वो क्या करता है, विच कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द इपिथेलियल सर्फेसेस, समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड। कई बार क्या होता है कि जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो ना इनवर्ड की तरफ फोल्ड होता है और मल्टी सेलुलर ग्लैंड को फॉर्म करता है, जिसको हम लोग ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है ना दोस्तों, आपके 9th के एनसीईआरटी में चीज़ों को उसने क्लियर नहीं किया है, आधा अधूरा बात बताया है और कहीं से कुछ भी उठा के बता दिया है। तो मैंने आपको ये चीज़ें तो क्लियर कर दी हैं कि इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं और ये भी जो होते हैं कई टाइप के होते हैं। तो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल फर्दर होता है स्क्वेमस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें। अब ये जो होता है इसमें मैंने एक्सेप्शन आपको बताया था कि कंपाउंड इपिथेलियम याद रखना है कि जो बाकी होते हैं वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, लेकिन ये मल्टी लेयर ऑफ सेल्स से होता है, ठीक है। तो इतना बस याद रखना है, एग्ज़ाम हमें निकालना है, पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। अब तो कितना बाकी है, तो बहुत लंबा बाकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ने जा रहे हैं और कनेक्टिव टिश्यू में ऑब्वियस सी बात है हम क्या पढ़ेंगे, है ना। तो ज़्यादातर आपको पता ही है हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। तो क्योंकि ब्लड क्या होता है दोस्तों, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये कैसा होता है टिश्यू, ये लूजली पैक्ड होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इम्बेडेड होते हैं अंदर, ठीक है। जेली लाइक फ्लूइड, ये कैसा होता है, ये मैट्रिक्स जो होता है ना जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड होता है। तो ये ध्यान रखना है, ब्लड की खासियत बता रहे कि ब्लड एक्चुअली में होता कैसे। तो ये कह रहा है कि ब्लड हैज़ ए फ्लूइड लिक्विड, ब्लड के पास एक फ्लूइड लिक्विड है मैट्रिक्स टाइप और उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। और इसी प्लाज्मा में दोस्तों जो आरबीसी कॉर्पस्कल्स होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं, मतलब होते हैं।
तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक्चुअली देखो, प्लाज्मा के अंदर ये तीनों होते हैं। अगर हम ब्लड का क्लासिफिकेशन करें दोस्तों, एक मिनट, है ना, ब्लड ब्लड ब्लड, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे। तो कह रहा है ना कि ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और इसी प्लाज्मा के अंदर आरबीसीस मिलेंगे आपको, डब्ल्यूबीसीस और प्लेटलेट्स मिलेंगे, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर और क्या होता है? तो प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट और हार्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट, ब्लड का क्या काम है दोस्तों? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को डाइजेस्ट करना, और हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। ये किसका काम है? प्लाज्मा को। बोन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, अब ब्लड के बारे में आपके 9th के बुक में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, स्टैंडर्ड बुक से जब हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, तो उसकी हम बात करेंगे। ब्लड का पूरा क्लासिफिकेशन बात करेंगे कि हम लोग आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो इससे सवाल बनता है, लेकिन आपके बुक में दिया नहीं है, ठीक है। तो बोन की अगर हम बात करें, तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी ध्यान रखना है। और बोन क्या करता है? फ्रेमवर्क बनाता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो मसल्स, इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स को भी जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? बोन। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो बोन सेल्स आर इम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, दैट इज, बोन किससे बना होता है? तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से बना होता है, ये याद रखना है। अगर हम बात करें कि टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, दो बोन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कहते हैं लिगामेंट, एंड दिस इज वेरी इलास्टिक। लिगामेंट जो होता है बहुत इलास्टिक होता है। तो दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक है लिगामेंट और एक है टेंडोन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार पूछता है। अगर आपसे पूछे लिगामेंट का क्या काम है, तो दो बोन्स को, बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम है। अगर टेंडोन का पूछे तो हम कहेंगे कि बोन टू मसल्स को कनेक्ट करने का काम है। मतलब मसल्स और बोन को कनेक्ट करने का काम करता है टेंडोन्स, लिगामेंट करता है बोन टू बोन को, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है लिगामेंट, ये इलास्टिक होता है, ठीक है। और टेंडोन्स की बात करें तो कनेक्ट मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और टेंडन्स जो होता है वो फाइब्रस टिश्यू होता है, इसमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिगामेंट जितनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कार्टिलेज। दोस्तों इस बार एडीओ में बहुत अच्छा कार्टिलेज से सवाल आया था, और वो सवाल मैं यहाँ डाल नहीं पाया हूँ, आप देखेंगे तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। और फिर इस बुक से तो नहीं होता वो सवाल। तो कह रहा है कि मतलब बहुत कोशिश करते तो हो ही जाता, दिमाग लगाते तो ऐसा नहीं होता। तो कार्टिलेज में वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं, सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ। कार्टिलेज किस चीज़ से बना होता है? प्रोटीन और शुगर से, याद रखना है, कार्टिलेज प्रोटीन्स और शुगर से बना होता है। कार्टिलेज क्या करता है? बोन्स को स्मूदन करने का काम करता है, ज्वाइंट पे प्रेजेंट होता है ना, जैसे कि नोज, ईयर, ट्रैके एंड लैरिनेक्स। इन जगहों पे जिस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। ये पूछा था, ईयर पे, ट्रैक, ये जो कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ, एक ऑप्शन में ये भी था। तो यही जब अब तुम जान जाते तो आंसर हो जाता। वी कैन फूल द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स। जैसे आप देखेंगे कार्टिलेज ईयर्स में होता है, तो कान को हम मुड़ा सकते हैं, आप समझ सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी उसकी, लेकिन आप लिगामेंट बोन को इस तरह नहीं मुड़ा सकते, ठीक है। तो जहाँ भी कार्टिलेज होता है, जैसे नाक में भी होता है ना, नोज़ पे भी होता है, तो वहाँ पे भी नोज़ भी आपका इधर उधर हिलता है, और आप इसको जो है फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर और एडिपोज जैसी भी टिश्यूज होती है। तो देखो एरियोलर का क्या काम होता है? एरियोलर एक कनेक्टिव टिश्यू है, इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में जो टिश्यू होता है, वो दोनों को कनेक्ट करवाने का काम जो करता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है। और ये ब्लड वेसल्स, नर्व्स इन द बोन मैरो में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। ये क्या करता है? रिपेयर ऑफ टिश्यूज का भी काम करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या कह रहा है कि वेयर आर फैट्स स्टोर, जो बॉडी में फैट्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू। तो फैट जो स्टोर होता है वो एडिपोज, बहुत इंपॉर्टेंट, एडिपोज, एरियोलर और एडिपोज याद रखना है। एरियोलर जो होता है वो स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। जो एडिपोज टिश्यू होता है दोस्तों,
वो क्या होता है कि फैट स्टोर करने का काम करता है। कहाँ पाया जाता है? बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। दो ऑर्गन है उसके बीच में पाया जाता है और बिलो द स्किन पाया जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, है ना। फैट स्टोर करेगा तो फैट ग्लोब्यूल से है जो सेल्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज ए इंसुलेटर। अब याद रखिएगा कि ये जो एडिपोज होता है, पूछ लेगा ऑप्शन में बना सकता है कि एडिपोज के दो ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि एडिपोज टिश्यू जो होता है वो इंसुलेटर होता है, इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। अब आप सोचेंगे बॉडी का कोई भी ऑर्गन इंसुलेटर जैसा बिहेव ही नहीं करता है, फिर हो गया वहीं ख़त्म कहानी, टाटा बाय बाय गुड नाइट, है ना। तो वो चीज़ है, तो याद रखना कि एडिपोज जो होता है वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है जस्ट बिकॉज जिसके पास फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं दोस्तों मस्कुलर टिश्यू पे, और ये लास्ट का टॉपिक आई थिंक यस नो यस, एक नर्वस टिश्यू बच जाएगा। तो मस्कुलर टिश्यू पे आते हैं दोस्तों। तो ये एलोंगेटेड सेल से बना होता है, मसल फाइबर्स इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। मसल कंटेन्स अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल्स के अंदर एक टाइप का स्पेशल प्रोटीन होता है, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सवाल बच्चे पूछते हैं सवाल आता कहाँ से? यहाँ से आता है, पूछ लेगा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होता है, बच्चा मुंह बांधेगा वहीं पे, ख़त्म हो जाएगी कहानी। तो हम सभी का यही हाल है। तो मसल कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि ये क्या करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है। अगर पूछेगा कि मसल किस प्रोटीन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल की वजह से। देखो अब इसमें भी एक वॉलेंट्री मसल्स होता है और एक इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि वॉलेंट्री मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, और ये क्या है, दिस मसल्स टू अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। ये कैसे होते हैं स्केलेटल मसल्स? लाइट एंड डार्क बैंड और स्टेशंस व्हेन स्टेंड प्रॉपर्ली, मतलब लाइट कभी डार्क कभी लाइट कभी डार्क, ऐसे पैटर्न ये जो है मसल्स में बने होते हैं, ठीक है। और वॉलेंट्री का और कुछ बता रहा था, वॉलेंट्री मसल्स की बात करें तो ये क्या, पहले जान लो होता क्या है ना। ये कह रहा है कि when we want them to and stop when we so decide। वॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, जब हम चाहेंगे तब वो चलेगा, जब नहीं चाहेंगे नहीं चलेगा। लेकिन इनवॉलेंट्री ऐसा नहीं होता है, जैसे कि हार्ट का मसल्स वो हमेशा पंप करते रहता है, आप अपनी इच्छाओं से उसको नहीं रोक सकते। तो जिन मसल्स को हम अपनी इच्छाओं से रोक सकते हैं या चला सकते हैं उसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है। और ये डार्क बैंड जैसी चीज़ें है ना इसमें दिखती हैं, ये याद रखना है। इनवॉलेंट्री मसल्स की बात करें, इनवॉलेंट्री मसल्स तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप व्हेन, जब हम चाहे उसको, ठीक है। तो और क्या होता है, जैसे एग्जांपल इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। ये इनवॉलेंट्री मसल पूछे कहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे कि यूरेटर में और ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में। ये स्पिंडल शेप्ड होता है, ये शेप याद नहीं रखना है, ठीक है। और ये कह रहा है कि द मसल्स ऑफ द हार्ट शोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। जो हार्ट का जो मसल्स होता है वो रिदमिक मतलब कि करते रहता है, रुकता नहीं है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है थ्रू आउट द लाइफ। और इसको इनवॉलेंट्री, और इसका जो इनवॉलेंट्री मसल्स होता है इसको हम लोग कार्डियक मसल के नाम से भी जानते हैं। हार्ट मसल जो होता है ये याद रख सकते हो, हार्ट मसल जो होता है वो सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड अनन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? यूनिन्यूक्लिएट का मतलब होता है एक टाइप ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें थोड़ा सा देख लेना है। अब आते हैं दूसरा सबसे लास्ट वाला, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में, तो ऑल द सेल पोजेज द एबिलिटी। देखो हमारा क्या होता है कि जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथों में नर्व्स होते हैं जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि कुछ गर्म है और तेरा कुछ खराब होने वाला है, उसको हटा ले। तो ये सारे ही जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू जो होता है ना, हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड होता है, याद रखिएगा। और ये स्टिमुलस को बहुत जल्दी ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह बॉडी के अंदर। जैसे कि द ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। अगर बात करें कि नर्वस टिश्यू से क्या क्या बना है, तो ब्रेन बना है, स्पाइनल कोड और नर्व्स, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड, इस जो नर्वस टिश्यू का जो सेल होता है इसको नर्व सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं, ये याद रखना है। अभी थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि यूजुअली ईच न्यूरॉन के पास एक सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सॉन, ये जो होता है एक्सॉन होता है। और मेनी शॉर्ट, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांच्ड पार्ट्स भी होते हैं इस नर्व सेल्स के पास, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है डेंड्राइट है यहाँ पे, ठीक है। और एन इंडिविजुअल नर्व सेल, मतलब जो नर्व सेल होता है वो बहुत लंबा होता है। आपको पता है कि जो सेल्स होते हैं
धरती पे जो सेल्स जो होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो इंसान का नर्वस टिश्यू का नर्व सेल ही होता है, ये याद रखना है। और जो सबसे छोटा है वो माइकोप्लाज्मा का होता है, ये सेल चैप्टर में हमने बता रखा है कि माइकोप्लाज्मा का होता है। और सबसे लार्जेस्ट जो सेल होता है वो ऑस्ट्रिच के अंडे का होता है। ये क्या करता है, द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व्स इम्पल्स। अभी क्या होता है, किसी चीज़ को आप छुएंगे तो वो स्टिमुलेशन के थ्रू आपको जो सिग्नल देता है नर्व्स फाइबर के थ्रू, ठीक है। तो जो सिग्नल जाता है ना हाथ से ब्रेन तक उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। और यही क्या करता है, नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आउट मसल्स व्हेन वी वांट टू ईट, ठीक है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स एंड दिस कॉम्बिनेशन, तो इसी की वजह से जो स्टिमुलाई जो है हम कर पाते हैं या स्टिमुलाई से को मतलब फील कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक नर्वस टिश्यू का जो है क्या है, आपके पास डायग्राम है वो आप देख सकते हैं, सच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको अभी तक हमने इस चैप्टर को जो है ख़त्म कर लिया है, ठीक है। और बहुत मेहनत लगा, आप देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वही हमने पढ़ने की कोशिश की है दोस्तों। एंड बिलीव मी, अगर यहाँ से कोई सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है, बिलीव मी नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। थोड़ा सा और डिटेल में बुक को देना चाहिए, लेकिन ठीक है 9th-10th की एनसीईआरटी है, तो अगर आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे, क्वेश्चन हार्ड भी होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक चीज़ें पता होंगी, तो आप उस क्वेश्चन को कर जाएंगे। बस लास्ट टाइम एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि फर्दर और भी बहुत सारी वीडियोस मैं इस पे अपलोड कर रहा हूँ। 9th और 10th की एनसीईआरटी को हमने टारगेट किया, ख़त्म करेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी लेके आएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 60 दिन है बीपीएससी प्रीलिम्स को। तो आप सभी का धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।